नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम सभी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। जो हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इनके बारे में देखेंगे। तो पहले आप इन सभी थ्योरी को अच्छी तरह से देखें और लास्ट में चढ़कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, जिससे आपको ये सभी टॉपिक आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सही पता लगाने में अभी तक वैज्ञानिकों का मतभेद है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अभी तक अच्छी तरह से जो कि पता नहीं लगाया गया है। अभी भी इसमें मतभेद है। फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व और तरंगों पर आधारित परमाणु को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। जो हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अभी तक जो वैज्ञानिक है ये अच्छी तरह से पता नहीं लगा पाए हैं। फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व और अन्य तरंगों पर आधारित परमाणु को एकत्रित करके जो पृथ्वी है इनकी संरचना के बारे में जो कि प्रयास किए गए हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन दो प्रकार से की जाती है। जो हमारी पृथ्वी है, तो हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, तो इनका अध्ययन मुख्यतः तौर पे दो प्रकार से की जाती है, प्राकृतिक स्रोत से और अप्राकृतिक स्रोत से। देख लेते हैं कि प्राकृतिक स्रोत में कौन आते हैं और अप्राकृतिक स्रोत में कौन कौन आते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत में जो कि ज्वालामुखी, उद्गार, भूकंपीय तरंग ये सभी आते हैं। जो अप्राकृतिक स्रोत है उसमें तापमान, दबाव और घनत्व ये सभी आते हैं। ठीक है ना। जो हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन दो प्रकार से की जाती है, प्राकृतिक और अप्राकृतिक स्रोत के द्वारा। नोट को ध्यान में रखें। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। यानी कि पृथ्वी के अंदर प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री जो कि सेल्सियस बढ़ जाती है। आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। जो हमारी पृथ्वी है, तो इसे 3 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। फिगर में भी देख सकते हैं। सबसे ऊपरी परत को कहते हैं भूपर्पट्टी, जिसे इंग्लिश में क्रस्ट कहा आता है। और जो बीच के है, तो उसे मेंटल कहा आता है। और जो सबसे नीचे है, तो उसे क्रोड यानी कि कोर नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। तो चलिए इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट बनते हैं। सबसे पहले है भूपर्पट्टी, जिसे इंग्लिश में क्रस्ट कहा आता है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को भूपर्पट्टी कहा आता है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी जो भाग है उसे भूपर्पट्टी कहा आता है। भूपर्पट्टी की मोटाई महाद्वीपों वह महासागरों के नीचे अलग अलग होते हैं। जो हमारी भूपर्पट्टी है, तो इनकी मोटाई महाद्वीपों और महासागर इन दोनों जगह जो कि अलग अलग देखने को मिलती है। महासागरों के नीचे भूपर्पट्टी की औसत मोटाई 5 किलोमीटर तक होती है, जबकि जो महाद्वीप है, तो महाद्वीपों के नीचे इसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर तक की होती है। ठीक है ना। महासागरों के नीचे जो भूपर्पट्टी है, इसकी औसत मोटाई जो कि 5 किलोमीटर तक की होती है। वही जब महाद्वीप के नीचे आते हैं, तो इसकी औसत मोटाई जो कि 30 किलोमीटर तक की होती है। भूपर्पट्टी का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर हुआ है। फिगर में देख सकते हैं। जो भूपर्पट्टी है, तो इसका निर्माण जो कि सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर हुआ है। इसलिए इस परत को सियाल कहा आता है। जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी भाग है, तो इसे भूपर्पट्टी कहा आता है। और जो यह भूपर्पट्टी है, यह सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है, इसलिए इसे सियाल के नाम से भी जाना जाता है। अब है भूपर्पट्टी का औसत घनत्व 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है।
जो भूपर्पट्टी है तो इसका औसत घनत्व जो कि 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है। इस परत को लिथोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत है, इसलिए इस परत को लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के ऊपरी परत यानी कि भूपर्पट्टी पर ऑक्सीजन 46%, वही दूसरे स्थान पर सिलिकॉन जो कि 27% और एल्युमिनियम जो कि 8% पाई जाती है। ठीक है ना। जो भूपर्पट्टी है तो इस पर ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 27%, वह एल्युमिनियम 8% पाई जाती है। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं दूसरी भाग को, जिसे मेंटल कहा आता है। भूपर्पट्टी के नीचे के भाग को मेंटल कहा आता है, यानी कि जो भूपर्पट्टी है सबसे ऊपरी परत, तो इसके नीचे वाले भाग को मेंटल कहा आता है। पृथ्वी के आयतन का लगभग 83% तथा द्रव्यमान का 67% भाग मेंटल में ही अवस्थित है। जो हमारा पृथ्वी है तो पृथ्वी का लगभग 83% आयतन, वही द्रव्यमान 67% इसी भाग में जो कि मौजूद है। मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। जो भूपर्पट्टी था तो इसका निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ था, लेकिन जो मेंटल है तो इसका निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इस परत को सीमा नाम से जाना जाता है। जो मेंटल है तो इसे जो कि सीमा नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। ठीक है ना। इसी परत से ज्वालामुखी विस्फोट के समय लावा, गैस और राख बाहर निकलती है। जो मेंटल है तो इसी परत से ज्वालामुखी विस्फोट के समय लावा, गैस और राख जो कि निकलती है। मेंटल 2900 किलोमीटर मोटा क्षेत्र है जो कि बेसाल्ट चट्टानों के समूह से बना हुआ है। आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं। जो मेंटल है तो यह सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है ना। जो मेंटल है यह लगभग 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है और यह बेसाल्ट चट्टानों के समूह का बना हुआ है। इसका औसत घनत्व 3.5 से लेकर 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक है। जो मेंटल है तो इसका घनत्व 3.5 से लेकर 5.5 सेंटीमीटर क्यूब तक है। यदि पृथ्वी का औसत घनत्व देखा जाए तो वह होगा 5.5 ग्राम सेंटीमीटर। ठीक है ना। जो पृथ्वी के तीनों परत है और यदि इन तीनों का औसत देखा जाए तो वह होगा 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन सभी का औसत घनत्व जो कि अलग अलग है, देख सकते हैं। यह पृथ्वी का कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुआ है। ठीक है ना। यानी कि जो पृथ्वी का जो आयतन है तो इसका 83% भाग जो कि मेंटल ही घेरा हुआ है। मेंटल को पायरोस्फीयर नाम से जाना जाता है। जो मेंटल है तो इसे पायरोस्फीयर नाम से जाना जाता है और इस परत को व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए पृथ्वी के किस आंतरिक परत को व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है, तो वह है मेंटल। तो चलिए देख लेते हैं अब पृथ्वी के अंतिम जो कि भाग को, जो कि है क्रोड, जिसे इंग्लिश में कोर के नाम से जाना जाता है। यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक या केंद्रीय भाग है। जो हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी के सबसे आंतरिक या केंद्रीय भाग जो कि क्रोड कहलाता है। इसका निर्माण मुख्य रूप से निकल और लोहे से हुआ है। जो क्रोड है तो इसका निर्माण निकल और लोहे से हुआ है, इसलिए इस परत को जो कि निफे नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। इस परत का नाम जो कि निफे है क्योंकि इसका निर्माण निकल और लोहे से हुआ है। वही इसका औसत घनत्व देखा जाए तो वह होगा 11 से लेकर 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक। ठीक है ना। जो कि इस परत का औसत घनत्व है। वही पृथ्वी के पूरे आंतरिक जो कि परत का औसत घनत्व देखा जाए तो वह होगा 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब।
इस परत को बेरिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, जो क्रोड है तो इसे बेरिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। जो सबसे ऊपरी परत है जो कि भूप्रपट्टी, तो इसे लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। और जो भूप्रपट्टी से नीचे है जो कि मेंटल, तो इसे पायरोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। और जो सबसे केंद्रीय भाग है क्रोड, तो इसे बेरिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। और यह पृथ्वी का कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। ठीक है ना, आप लोग फिगर में देख सकते हैं जो फिगर है, तो इसमें सबसे ऊपर जो भूप्रपट्टी है तो यह मात्र 1% आयतन को घेरा हुआ है। और दूसरे नंबर पे जो मेंटल है तो यह पृथ्वी के 83% भाग को घेरा हुआ है। वही जो तीसरा है क्रोड, तो यह पृथ्वी के आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं जो आगे चलकर पृथ्वी के आंतरिक संरचना को बहुत से वैज्ञानिक ने और भी गहन अध्ययन किया। यानी कि जो पृथ्वी की आंतरिक अध्ययन था तो इससे पहले हमने 3 पार्ट को पढ़ा था, तो उसके बाद जो बहुत से वैज्ञानिक हैं इन्होंने इसका गहन अध्ययन किया और बहुत से नाम जो कि उसमें शामिल हुए देख लेते हैं। तो इसके बाद पृथ्वी के आंतरिक संरचना को 6 भागों में बांट दिया जाता है। देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 भागों में। तो देख लेते हैं इन सभी भागों के बारे में। तो जो पृथ्वी के 3 परत थे, सबसे ऊपर था भूप्रपट्टी, उसके नीचे था मेंटल और सबसे नीचे था क्रोड। ठीक है ना, देख सकते हैं फिगर में भी। जो सबसे ऊपर पार्ट में है ये वाला, तो इसे क्रस्ट कहा जाता है। जो इसके नीचे है ये वाला पार्ट उसे मेंटल कहा जाता है। और जो सबसे नीचे है इसे जो कि कोर नाम से जाना जाता है। तो पहले देख लेते हैं जो हमारे 3 परत है इन्हें जो बांटते हैं इनके बारे में। तो क्रस्ट और जो मेंटल है तो इसके बांटने वाले रेखा को मोह असबंधता कहा जाता है। ठीक है ना, उसके बाद जो मेंटल है और जो क्रस्ट है तो इसको बांटने वाले को जो कि ग्यूटेनबर्ग असंबद्धता कहा जाता है। अभी आगे थ्योरी को भी आसानी से समझेंगे, पहले फिगर में समझ ले। चलिए अन्य 3 और नाम को जान लेते हैं। इन सभी का नाम जिन वैज्ञानिक ने खोज किया था उन पर रखा गया है। तो ऊपरी जो कि भूप्रपट्टी और जो निचली भूप्रपट्टी है तो इसे कोनोराड असमर्थता कहा जाता है। ठीक है ना, इसके बाद जो है ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को जो रेखा बांटती है तो इसे रेप्टी असमर्थता कहा जाता है। और जो ऊपरी कोर और निचली कोर को जो लाइन बांटती है तो उसे लेहमन असमर्थता कहा जाता है। ठीक है ना, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और इसे समझ लेते हैं। देखिए आगे चलकर वैज्ञानिकों ने जो पृथ्वी है तो इसकी आंतरिक संरचना का गहन अध्ययन किया और इसे मुख्यतः 6 भागों में बांट दिया। ठीक है ना, देख सकते हैं जो ऊपरी सबसे भाग है जिसे क्रस्ट कहा जाता है तो इसे 2 भागों में बांट दिया। उसके बाद जो मेंटल था तो इसे भी 2 भागों में बांट दिया। और जो कोर था तो इसे भी 2 भागों में बांट दिया, यानी कि 6 भागों में बांट दिया गया। तो जो मेंटल है और जो मतलब कि क्रस्ट है इसे बांटने वाली रेखा को मोह असमर्थता कहा जाता है। वही मेंटल और जो कोर है तो इसे बांटने वाली रेखा को ग्यूटेनबर्ग असमर्थता कहा जाता है। तो इसके बाद देख लेते हैं 3 महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं इनके बारे में। जो ऊपरी भूप्रपट्टी और जो निचली भूप्रपट्टी है तो इसे बांटने वाली रेखा को कोनोराड असमर्थता कहा जाता है। इसके बाद है मेंटल, तो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को 2 भागों में बांटने वाली रेखा को रेप्टी असमर्थता कहा जाता है। इसके बाद है तीसरा जो कि ऊपरी कोर और निचली कोर, तो इसे बांटने वाली रेखा को लेहमन असमर्थता कहा जाता है। तो चलिए इन सभी को जो कि थ्योरी से समझ लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना, आगे चलकर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बहुत से वैज्ञानिक ने गहन अध्ययन किया। तो ऊपरी क्रस्ट और जो निचले क्रस्ट है तो इसके बीच के सीमा को कोनोरोड असमर्थता कहा गया।
ठीक है ना। देख सकते हैं जो ऊपरी क्रस्ट है और जो निचली क्रस्ट है तो इसे कोनोरॉड असमतलता कहा गया। देख लेते हैं फिगर में, देखिए ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट है तो इसे कोनोरॉड असमतलता कहा गया। क्रस्ट और मेंटर के बीच की जो सीमा क्षेत्र है तो उसे मोह असमतलता कहा गया। देखिए ये क्रस्ट है और ये मेंटर है और इसके बीच में जो सीमा क्षेत्र है तो उसे मोह असमतलता कहा गया। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटर के बीच का सीमा क्षेत्र को लेफ्टी असमतलता कहा गया। ठीक है ना। जो ऊपरी मेंटर है और जो निचली मेंटर है तो इसके बीच में जो रेखा है इसे लेफ्टी असमतलता कहा गया। मेंटल और क्रोड के बीच की जो सीमा है तो उसे ग्यूटेनबर्ग असमतलता कहा गया। देखिए फिगर में, देखिए ये मेंटल है और ये कोर है तो इसके बीच में जो रेखा है तो इसे ग्यूटेनबर्ग असमतलता कहा गया। ऊपरी क्रोड और निचले क्रोड के बीच के सीमा चित्र को जो कि लेहमन असमतलता कहा गया। देख लीजिए ये ऊपरी कोर है और ये निचले कोर है तो इसे लेहमन जो कि असमतलता कहा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। एक बार और देख लेते हैं। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच के जो सीमा रेखा है तो उसे कोनोरॉड असमतलता कहा जाता है। क्रस्ट और मेंटर के बीच की जो सीमा क्षेत्र है तो उसे मोह असमतलता कहा जाता है। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटर के बीच की जो सीमा क्षेत्र है तो उसे लेफ्टी असमतलता कहा जाता है। मेंटल और क्रोड के बीच के जो सीमा क्षेत्र है तो उसे ग्यूटेनबर्ग असमतलता कहा जाता है। ऊपरी क्रोड और निचले क्रोड के बीच के जो सीमा क्षेत्र है तो उसे लेहमन असमतलता कहा जाता है। नोट को ध्यान में रखें। ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक स्वेस ने ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परत यानी कि सियाल, सीमा और निफे के माध्यम से समझाया है। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है 3 भागों में बांटा गया था, सियाल, सीमा और निफे। तो इन्हें जो ऑस्ट्रेलिया के भूवैज्ञानिक थे इन्होंने ही जो कि समझाया था, जिनका नाम जो कि स्वेस था। तो यहाँ पे जितने भी थ्योरी थे ये सभी कवर हुए। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के अंदर कितने गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस घट जाती है? तो ऑप्शन बी 32 मीटर गहराई पर जाने में। क्वेश्चन नंबर 2, भूपर्पट्टी का औसत मोटाई महासागर में कितनी होती है? तो ऑप्शन है 5 किलोमीटर तक। क्वेश्चन नंबर 3, भूपर्पट्टी का निर्माण किससे मिलकर हुआ है? तो ऑप्शन बी सिलिका और एल्युमिनियम से। क्वेश्चन नंबर 4, भूपर्पट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए लिथोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 5, मेंटल का निर्माण किससे मिलकर हुआ है? मेंटल का निर्माण जो कि ऑप्शन ए सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से किस परत को जाना जाता है? तो व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से मेंटल को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्रोड का निर्माण किससे मिलकर हुआ है? जो क्रोड है तो इसका निर्माण किससे मिलकर हुआ है? तो ऑप्शन सी निकल और लोहा से। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत भाग क्रोड में स्थित है? जो क्रोड है तो यह पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग है तो इसमें कितना प्रतिशत आयतन जो कि मौजूद है? तो वह है ऑप्शन सी 60%। क्वेश्चन नंबर 9, मेंटल और क्रोड के बीच की सीमा चित्र को क्या कहा जाता है? जो मेंटल है, देखिए ये पृथ्वी की जो कि आंतरिक सतह है। ठीक है ना। जो मेंटल है और जो क्रोड है तो इसके सतह को क्या कहा जाता है? जो ये लाइन है तो इसे ग्यूटेनबर्ग असमतलता कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सियाल, सीमा और निफे के माध्यम से किसने समझाया है?
तो वह है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक स्वेस ने। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।